नमस्ते। भिवानी परिवार मैत्री संघ की प्रस्तुति पुस्तक प्रभात में मैं सोमवीर आर्य आप सभी को प्रणाम करता हूं। पुस्तक प्रभात की इस कड़ी में आज मैं एक और पुस्तक आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हूं। पुस्तक जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका नाम है भगत सिंह एक ज्वलंत इतिहास। इस पुस्तक के लेखक हंसराज रहबर हैं जो इतिहासकार हैं और यह पुस्तक भगत सिंह विचार मंच की प्रस्तुति है। भगत सिंह के बारे में उनके एक साथी अजय घोष कहते हैं कि भगत सिंह एक ऐसा ध्रुव का तारा है जो थोड़े समय के लिए चमका, लेकिन महज 23 साल की उम्र में 33 करोड़ लोगों के दिलों में आजादी की मशाल जला करके चला गया। भगत सिंह को महज 23 साल 5 महीने 25 दिन की उम्र में फांसी की सजा दे दी गई थी, लेकिन इसी छोटी सी उम्र में भगत सिंह ने वो बड़ा कार्य किया जो कार्य एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में सोच भी नहीं सकता है। और भगत सिंह इस बात को मानते थे कि महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन बहुत लंबा और निरर्थक हो, जीवन चाहे छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो समाज और देश के अगर काम आता है तो ये अपने आप में जीवन की सार्थकता कहलाती है। भगत सिंह का जब जन्म हुआ और भगत सिंह का नाम भगत सिंह क्यों बन पड़ा, इसके पीछे की भी एक कहानी है। 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ और जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ उस समय परिवार के 3 बड़े सदस्य, उनके चाचा सरदार अर्जुन सिंह जी, उनके चाचा सरदार अजीत सिंह जी और उनके पिताजी सरदार किशन सिंह जी, तीनों के तीनों जेल में बंद थे। और परिवार में एक शंका बनी हुई थी कि परिवार के सभी बड़े जेल में बंद हैं, न जाने कब उनकी रिहाई होगी या नहीं होगी। लेकिन जब भगत सिंह का जन्म होता है तो शाम होते होते खबर आती है कि उनके पिताजी को रिहा कर दिया गया है। 1 या 2 दिन बाद मांडले जेल में उनके चाचा अर्जुन सिंह जी बंद थे, वहां से तार आता है कि उनको भी रिहा कर दिया गया है। और कुछ दिनों बाद तार आता है कि उनके एक और चाचा जो अजीत सिंह जी जेल में बंद थे उनको भी रिहा करने की बातचीत चल रही है। तो उनकी जो दादी थी जया कौर, वो बहुत ज्यादा खुश हुई और उन्होंने कहा कि ये बालक बड़ा भागों वाला है, क्योंकि परिवार के 3 सदस्य इसके जन्म होने पर घर लौट करके जेल से वापिस आ रहे हैं। और भागों वाला दादी ने पंजाबी में कहा और यही भागों वाला बाद में रूढ़ होकर के भगत सिंह बन गया। भगत सिंह जब पैदा हुए तो उन्होंने तकरीबन अपने परिवार के 3 सदस्यों को रिहा करवाने में जो है उनकी भूमिका रही, उनके जन्म की भूमिका रही, ऐसा उनकी दादी मानती थी। लेकिन भगत सिंह ने जब शहादत दी तो हिंदुस्तान के 33 करोड़ लोगों को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्ति मिली थी। भगत सिंह का पूरा परिवार जो है वो क्रांतिकारी था और अक्सर ये सवाल उठाए जाते हैं कि राजगुरु और सुखदेव ने भी उनके साथ में शहादत दी थी, तो भगत सिंह को इतना ज्यादा महिमा मंडित करके प्रचारित और प्रसारित क्यों किया जाता है। तो उसके पीछे अगर कारण देखेंगे तो एक बहुत बड़ा कारण आपको देखने को मिलेगा। और जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि भगत सिंह के जो परदादा थे जिनका नाम सरदार फतेह सिंह था, सरदार फतेह सिंह ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और उस समय जो उनकी जमीन थी वो जब्त कर ली गई थी। और अंग्रेजों ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा था कि सरदार फतेह सिंह अगर तुम अंग्रेजों से माफी मांग लेते हो तो तुम्हारी जमीन वापिस कर दी जाएगी। तो सरदार फतेह सिंह ने कहा था कि जमीन तो बहुत छोटी सी बात है, अगर कोई मेरी गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाए तो भी मैं माफी नहीं मांगूंगा अंग्रेजों से। तो उस परंपरा से, उस परिवार से सरदार भगत सिंह का संबंध है। सरदार भगत सिंह के जो दादा थे सरदार अर्जुन सिंह, वो अपने घर में क्रांतिकारियों को शरण दिया करते थे, जो उस समय बहुत बड़ा काम था। और सरदार अर्जुन सिंह पंजाब के पहले व्यक्ति थे जिनको महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने हाथों से जनेऊ दिया था, उनका उपनयन संस्कार किया था। हिसार के एक इतिहासकार है एम एम जुनेजा लिखते हैं कि उन्होंने काफी भगत सिंह के ऊपर काम किया है और उनकी माता विद्यावती जी से भी उन्होंने बातचीत की थी। और सभी जो इंटरव्यू उस समय हुए थे भगत सिंह के परिवार के, उसके बाद उन्होंने एक निचोड़ निकाला कि भगत सिंह के जीवन पर 2 व्यक्तियों का सबसे ज्यादा प्रभाव था। उनमें एक व्यक्ति थे उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह जी और दूसरी थी उनकी मां विद्यावती। यानी कि जो दादा अर्जुन सिंह जी थे उनके ऊपर जो पूरे का पूरा प्रभाव था वो महर्षि दयानंद सरस्वती का था। और वो इस बात को स्वीकार करते थे कि अगर मैं ऋषि दयानंद की शरण में नहीं आता तो मैं एक सामान्य सा कृषक और एक सामान्य सा ग्रामीण व्यक्ति बनकर के रह जाता। अगर मैं राष्ट्र के बारे में इतना सोच पाता हूं, इतना काम कर पाता हूं, तो उसके पीछे महर्षि दयानंद की प्रेरणा काम कर रही है।
भगत सिंह के एक चाचा थे सरदार अजीत सिंह। सरदार अजीत सिंह वो ऐसे व्यक्ति थे हिंदुस्तान के जिनको 38 वर्ष तक निर्वासित किया गया था इस देश से वो बाहर रहे, और वो इतने बड़े विद्वान थे कि 6 भाषाओं को लिखना जानते थे और 40 भाषाओं को बोलना जानते थे, और इतना जबरदस्त भाषण देते थे कि उनके बारे में कहा जाता है कि एक जगह उन्होंने भाषण दिया था और उनके भाषण से भीड़ इतनी ज्यादा उत्तेजित हो गई थी कि उन्होंने सामने की सरकारी बिल्डिंग में आग तक लगा दी थी। उनके एक और चाचा थे सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह को 23 साल की उम्र में, जिस उम्र में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी, उसी उम्र में लाहौर जेल में सरदार स्वर्ण सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। सरदार भगत सिंह के जो पिता थे सरदार किशन सिंह, उनके ऊपर 42 मुकदमे दर्ज थे और उन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था भारत माता सोसाइटी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भगत सिंह किस परिवार में पले बढ़े, कहां से उनका जन्म हुआ और किन परिस्थितियों में उन्होंने देश के लिए काम किया। इसलिए भगत सिंह को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि भगत सिंह कुर्बानी देने वाले अपने परिवार में अकेले व्यक्ति नहीं थे। उनके पूरे के पूरे परिवार ने राष्ट्र रूपी हवन कुंड में अपने आप को पूरे तरीके से आहुत किया था। भगत सिंह जब जेल में बंद थे तो उस समय वो 716 दिन की हड़ताल कर चुके थे। 126 दिन की हड़ताल भगत सिंह कर चुके थे, और 126 दिन की जब हड़ताल कर चुके थे तो उनका शरीर पूरे तरीके से दुबला पतला पड़ चुका था, और वो हड़ताल कोई सामान्य हड़ताल नहीं होती थी। जिस तरह की हड़ताल, भूख हड़ताल महात्मा गांधी किया करते थे, क्रांतिकारियों की भूख हड़ताल की खबर जब बाहर निकलती थी तो पूरे का पूरा देश भगत सिंह के पक्ष में आकर के खड़ा हो जाता था। इसलिए अंग्रेज उनकी भूख हड़ताल को तुड़वाने के लिए तरह तरह की षड्यंत्र किया करते थे। नाक में नाली डाल करके दूध डालने का प्रयास किया जाता था, बर्फ की सिल्ली के ऊपर लेटा करके क्रांतिकारियों को कोड़े मारे जाते थे, और पानी की जगह पर दूध के घड़े तक रख दिए गए थे जिनको तोड़ दिया था क्रांतिकारियों ने। और उनके एक साथी जतीन दास को जबरदस्ती मुंह में नली डाल करके दूध पेट में डालने की कोशिश की गई थी, जो आंतों में चला गया था, जिसकी वजह से तड़प तड़प करके वो जेल के अंदर ही शहीद हो गए थे। लेकिन पीछे कभी मुड़ करके देखा नहीं भगत सिंह ने, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उस भूख हड़ताल को किया। और उस समय उनकी दादी जया कौर वृद्ध हो चुकी थी, 2 व्यक्ति उनको पकड़ करके ले गए, जेल में भगत सिंह से मिलने के लिए आई थी। और जब जेल में भगत सिंह से मिलने के लिए आई थी तो क्रांतिकारियों के हाथों में हथकड़ी डाली जाती थी और पैरों में बेड़ियां डाली जाती थी। तो दूर से उनको खनखनाहट सुनाई दी, और जब खनखनाहट सुनाई दी, भगत सिंह पास में आए तो भगत सिंह की हालत को देखकर के उनकी दादी ने कहा कि बेटा भागों वाला ये क्या है। तो भगत सिंह ठाका मार करके हंसे और उन्होंने कहा कि दादी, मैं तो भागो वाला हूं क्योंकि तू बचपन से ऐसा मानती है, और ये तो सरकार के गहने हैं, हर किसी क्रांतिकारी को नसीब नहीं होते, ये तो भागों वाला ही कोई क्रांतिकारी होता है जिसको सरकार के गहने नसीब होते हैं, और तेरा पोता तो बचपन से ही बहुत भागों वाला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन परिस्थितियों में, किस माइंडसेट के साथ में उस 23 साल के नौजवान ने हमारे बेहतर आज के लिए अपना कल कुर्बान किया होगा। भगत सिंह कितने बड़े स्वाध्यायशील थे। भगत सिंह 716 दिन जेल में रहे और उन्होंने 300 के करीब किताबें पढ़ी, यानी कि ये मान करके चलिए कि हर 2 या ढाई दिन में एक किताब भगत सिंह पढ़ते थे। तो भगत सिंह ने उस समय की तमाम क्रांतियां जो उस समय में चल रही थी, उन सभी क्रांतियों का अध्ययन किया था। भगत सिंह केवल एक सामान्य क्रांतिकारी नहीं थे, भगत सिंह बहुत बड़े लेखक थे, बहुत बड़े चिंतक थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े विचारक थे, बहुत बड़े पत्रकार थे, बहुत बड़े राजनेता थे। भगत सिंह में कई तरह की क्वालिटीज थी, लेकिन एक क्रांतिकारी मानकर के तीसरी कर ली जाती है। उस समय का जो क्रांतिकारियों में सबसे बड़ा विचारक था, सबसे बड़ा चिंतक था, वो 23 साल का नौजवान ही था। और ये कहा जाता है उस समय एक व्यक्ति थे जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे, पुस्तकालय की व्यवस्था देखा करते थे, और वो उनसे भगत सिंह पुस्तकें मंगाया करते थे, और उनका नाम राजवीर शास्त्री था। तो राजवीर शास्त्री कहते हैं कि भगत सिंह पुस्तकों को पढ़ता नहीं था, भगत सिंह पुस्तकों को निगलने का काम किया करता था, और पूरे का पूरा जीवन, अपना एक एक क्षण अपनी चिंतन, अपनी विचारधारा के साथ में भगत सिंह ने राष्ट्र को अर्पित किया। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगत सिंह का जो व्यक्तित्व था वो कितना बड़ा और कितना ज्यादा विशाल था। भगत सिंह के जो वकील थे प्राणनाथ मेहता, उनसे जेल में मिलने के लिए आए और उन्होंने भगत सिंह से कहा कि भगत सिंह हट्टे कट्टे नौजवान हो, तुम्हारी 22-23 साल की उम्र है, क्यों तुम शहीद हो जाना चाहते हो, माफीनामा क्यों नहीं लिख देते। अंग्रेज तुम्हारी माफीनामे को स्वीकार करके तुम्हारी
फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर देंगे। तो भगत सिंह कहते हैं कि प्राणनाथ मेहता, आपको क्या लगता है कि मैं जीना नहीं चाहता? मेरे मन में उमंगे नहीं है, मेरे मन में तरंगे नहीं है, मैं भी जीना चाहता हूं प्राणनाथ मेहता, मेरे मन में भी उमंगे हैं, मेरे मन में भी तरंगे हैं, लेकिन मैं इसलिए फांसी के फंदे पर झूल जाना चाहता हूं ताकि आने वाले समय में हर माँ ये उम्मीद करे कि उसके घर में भगत सिंह जैसा बेटा पैदा हो और जितना जल्द हो सके हम अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ सकें ताकि सही मायने में भारत आगे बढ़ सके, भारत को किसी की गुलामी न करनी पड़े। इस तरह का चिंतन भगत सिंह का था। और प्रोफेसर चमनलाल बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने भगत सिंह के ऊपर काफी काम किया है। प्रोफेसर चमनलाल कहते हैं कि भगत सिंह अंबेडकर के बाद दूसरे सबसे बड़े दलित चिंतक थे, क्योंकि चीफ वार्डन ने जब भगत सिंह से उनकी अंतिम इच्छा पूछी थी जेल में, तो भगत सिंह ने कहा था कि मैं बेबे के हाथों की रोटी खाना चाहता हूं। पंजाब में बेबे माँ को कहा जाता है। तो चीफ वार्डन ने कहा कि तुम्हारी बेबे तो यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर है, तो 1 घंटे के बाद तुम्हें फांसी दी जाने वाली है, तो इस समय तुम्हारी बेबे को यहाँ पर नहीं बुलाया जा सकता। तो भगत सिंह ने कहा कि मैं उस बेबे की बात नहीं कर रहा जिसकी कोख से मैं पैदा हुआ हूँ, जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया है, मैं उस बेबे की बात कर रहा हूँ जो जमादार का काम करता है, जो हमारे पाखाने साफ करता है। मैं उस बेबे के हाथ की रोटी खाना चाहता हूँ। और जब बेबे को बुलाया गया तो बेबे ने सरदार भगत सिंह से कहा कि सरदार भगत सिंह, तुम उच्च कुल में पैदा हुए हो, मेरे हाथ इतने ज्यादा पवित्र नहीं है कि इन हाथों से मैं तुम्हें रोटी बना करके खिला सकूं। तो भगत सिंह ने कहा कि बेबे, तुम्हारे जो हाथ हैं वो इस दुनिया के सबसे पवित्र हाथ हैं, क्योंकि मेरी पाखाने को, मेरी टट्टी को अगर किसी ने साफ किया था तो या तो मेरी माँ ने साफ किया था या तुमने साफ किया था, यानी कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो सम्मान है वो मेरी माँ से भी ज्यादा बढ़कर के है। तो इस तरह का भगत सिंह का व्यक्तित्व था। जातिवाद को लेकर के भगत सिंह बहुत ज्यादा खिन्न थे, और ये जो मैला ढोने वाली प्रथा थी उससे वो बहुत ज्यादा व्यथित थे, क्योंकि पहले पाखाने नहीं होते थे जेल में, व्यक्ति को वैसे ही करना पड़ता था और उसके बाद उसको उठा करके जमादार बाहर डाला करता था। तो भगत सिंह का व्यक्तित्व इस तरह का था। आप अगर भगत सिंह के पूरे जीवन को देखेंगे, पुस्तक उसमें काफी मदद करने वाली है, क्योंकि हंसराज रहबर ने कांग्रेस के बारे में जो भगत सिंह की विचारधारा थी उसका उल्लेख भी किया है। भगत सिंह कांग्रेस के बारे में कहा करते थे कि ये पूंजीपतियों की पार्टी है, अगर देश आजाद होता है, जो कि मुझे लगता है कि हो जाएगा क्योंकि एक समझौता हो चुका है, लेकिन उसके बाद अफरा तफरी मची रहेगी देश में, और उसके बाद लोगों को मेरी याद आएगी, क्योंकि ये देश का ये पार्टी भला नहीं कर सकती। भगत सिंह और उनके साथियों की एक ही मांग थी कि अंग्रेजों के साथ में केवल एक ही समझौता हो सकता है कि वो यहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटे और सीधा भाग जाएं, यानी कि पूर्ण स्वराज। लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि उनको कुछ विधानसभाओं में, कुछ राज्यों में हिस्सेदारी मिल जाए, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहते थे शुरुआत में कि अंग्रेज यहां से देश छोड़ करके चले जाएं। आमतौर पर यह प्रसारित किया जाता है कि भगत सिंह वामपंथी विचारधारा से ताल्लुकात रखते थे और वामपंथियों के साथ में उनके संबंध थे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस समय वामपंथियों की जो पार्टी थी इसको भगत सिंह ने स्वीकार नहीं किया। हालांकि कांग्रेस की तरह से भगत सिंह ने वामपंथियों की आलोचना नहीं की, पर वामपंथियों को कहीं पर क्रांतिकारी भी नहीं माना। नौजवान सभा बनाई गई, क्रांतिकारी दल बनाया गया, जिसके नेतृत्व में ये लोग जो है अपनी लड़ाई को लड़ा करते थे, लेकिन वामपंथियों को कभी भगत सिंह ने स्वीकार नहीं किया और उनकी विचारधारा को भी कभी स्वीकार नहीं किया। हालांकि अंतिम समय तक भगत सिंह इतने स्वाध्यायशील थे, ये कहा जाता है कि वो जेल में पुस्तक पढ़ रहे थे, और वामपंथी इस बात का प्रचार करते हैं कि वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। अब क्या पढ़ रहे थे इस बात के ऊपर तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन भगत सिंह के ऊपर सबसे ज्यादा अगर प्रभाव किसी का था तो वो अर्जुन सिंह जी का था, जो उनके दादा थे, और उनके दादा के ऊपर अगर सबसे ज्यादा प्रभाव किसी का था तो महर्षि दयानंद सरस्वती का था, जो आर्य समाज के संस्थापक थे। तो उस विचारधारा से भगत सिंह आते हैं। भगत सिंह जब जवान हुए और उनके दादे ने देखा कि परिवार के अधिकतर लोगों का जो झुकाव है वो क्रांति की तरफ है, तो उन्होंने भगत सिंह की शादी करने के बारे में विचार किया, और भगत सिंह की मां विद्यावती ने उनसे बात की कि भगत अब तू शादी कर ले। तो भगत सिंह ने कहा कि नहीं मां, क्योंकि देश इस समय गुलाम है, देश में भूखमरी है, हालात बहुत ज्यादा गंभीर हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं गुलाम भारत में अपनी संतान पैदा करूं। जब तक भारत आजाद नहीं हो जाएगा, मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाएगा, मैं शादी नहीं करूंगा। मैंने अपना पूरे का पूरा जीवन देश के लिए लगाने का संकल्प ले लिया है। और जब परिवार के लोग ज्यादा दबाव बनाने लगे तो भगत सिंह घर से भाग गए, और भगत सिंह घर से भाग करके कानपुर आ गए, और कानपुर आकर के भगत सिंह ने अपने दादा सरदार अर्जुन सिंह को पत्र लिखा
और अर्जुन सिंह को पत्र लिखते हुए भगत सिंह कहते हैं कि दादाजी, जिस समय मेरा ये जो पवित्र संस्कार आपने करवाया था, मेरा और मेरे एक और भाई का, तो आपने राष्ट्र की बलि, उस समय यज्ञ की बलिवेदी के ऊपर खड़े होकर के ये संकल्प किया था कि मैं अपने इन दोनों पोतों को राष्ट्र के लिए दान करता हूं, अर्पित करता हूं। और भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में एक परंपरा है, यह माना जाता है कि एक बार जो दान कर दिया जाता है उस दान को वापस नहीं लिया जाता। मेरी माताजी और दादी जी को आप समझाइए कि वो मेरे विवाह को लेकर के आग्रह न करें, क्योंकि मैं पहले से ही आपके द्वारा राष्ट्र के लिए दान किया जा चुका हूं। तो एक ऐसा नौजवान, आप सोच करके देखिएगा कि 23 साल 25 दिन और 5 महीने की क्या अवस्था होगी, क्या उम्र होगी, और भगत सिंह का इतना विशाल चिंतन, उनका इतना ज्यादा अंग्रेजों की व्यवस्था के प्रति जो दुराग्रह था कि जितना जल्दी हो सके अंग्रेजों को यहां से खदेड़ा जा सके। भगत सिंह की जो फांसी कोर्ट का ड्रामा करके अंग्रेजों ने तय की थी, वो 24 मार्च 1931 को तय की गई थी। लेकिन जो अंग्रेजों की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उन्होंने संकेत किया था कि भगत सिंह जब से जेल में बंद है तब से हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, और जेल में रह करके अपनी आवाज को बाहर उठाने का जो निर्णय था वो भी बैठक में भगत सिंह ने स्वयं ही लिया था। क्योंकि भगत सिंह ये मानते थे कि अंग्रेज तो हमें आतंकवादी समझते ही हैं, आतंकवादी कहते ही हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग भी हमें आतंकवादी कहते हैं। और भगत सिंह ये मानते थे और ये कहते थे कि कांग्रेस का कोई नेता अगर छींकता भी है तो खबर बन जाती है, लेकिन हम जैसे क्रांतिकारी जो बहुत विकट परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं, जमीन के ऊपर सोते हैं, जगह जगह छिप करके अपने जीवन की रक्षा करते हैं, चने खा करके गुजारा करते हैं, अगर हम देश के लिए शहादत भी दे दें तो भी अखबार के किसी कोने में हमें जगह तक नहीं मिलती। और उसके बाद जब भगत सिंह जेल में रह करके अपनी बात को बाहर पहुंचा रहे थे, अखबारों में खबरें छप रही थी, तो भगत सिंह बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। और अंग्रेजों की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसने संकेत किया था कि भगत सिंह की फांसी को या तो उम्र कैद में तब्दील किया जाए या भगत सिंह को आगे पीछे फांसी दी जाए। जो दिन आपने तय कर दिया है वो दिन सही नहीं है, क्योंकि अगर 24 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी गई तो पूरे देश में एक साथ दंगे भड़कने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा प्रबल है। और एक साथ अगर पूरे देश में दंगे भड़क गए तो हमें बोरिया बिस्तर समेट करके इसी समय यहां से भागना पड़ेगा। पूरे देश को एकदम से करोड़ों लोगों को संभालना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जो भगत सिंह को जब फांसी की सजा हुई थी तो आप ये देखिए कि पूरे देश से करोड़ों लोगों ने साइन करके, हस्ताक्षर करके भेजा था कि उनकी फांसी की सजा को टाल दिया जाए। यहां तक कि इंग्लैंड में जो लेबर पार्टी थी, लेबर पार्टी के सांसदों ने भी लिख करके दिया वहां के उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इनको कि फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जाए। और उस समय 1931 में लॉर्ड इरविन गांधी इरविन समझौता होने वाला था और उससे कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय के बड़े नेता थे कि ये समझौता जब होगा तो उसके बाद शायद भगत सिंह की जो फांसी है वो उम्र कैद में तब्दील हो जाए। और महात्मा गांधी से बहुत सारे लोगों ने निवेदन भी किया था कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें, लेकिन महात्मा गांधी ये बात अच्छे तरीके से जानते थे कि भगत सिंह जैसा नौजवान अगर जिंदा रहा तो फिर कांग्रेस का अस्तित्व पूरे तरीके से देश से खत्म हो जाएगा। और महात्मा गांधी ने जो बयान दिया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। महात्मा गांधी ने कहा कि जिन नौजवानों को फांसी दी जानी है उनको अगर फांसी कराची में जो कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है उससे पहले दे दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे देश के जो हालात हैं वो सामान्य बने रहेंगे। और जो रिपोर्ट अंग्रेजों की इंटेलिजेंस एजेंसी ने दी थी उस समय की तत्कालीन अंग्रेज सरकार को, वो कितनी ज्यादा सत्य प्रतीत होती है आप आगे जाकर के देखिए। भगत सिंह कितने बड़े भविष्य वक्ता थे, भविष्य को किस तरीके से भगत सिंह में देखने का शक्ति और सामर्थ्य थी उसका भी आपको एक जो है उल्लेख देखने को मिलेगा। यानी कि 23 मार्च को 7:15 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सारे नियमों को, सारे कानूनों को दांव पर रखकर, ताक पर रखकर अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। और उस समय जो डिप्टी मजिस्ट्रेट था उसको भगत सिंह ने हंसते हुए ठाका मार करके कहा था कि डिप्टी मजिस्ट्रेट साहब आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप देखेंगे कि किस तरीके से 3 नौजवान हंसते हंसते अपने देश की आजादी के लिए खुशी होकर के, खुशी मन से फांसी के फंदे को चूमेंगे, आप देखेंगे, क्योंकि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। और ये कहकर के भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को
चूमा था। उस समय का जो चीफ वार्डर था चतर सिंह, उसके बाद जो शोक सभा हुई थी उसमें चीफ वार्डर चतर सिंह ने फूट फूट करके रोते हुए कहा कि मैंने अपने जीवन के 30 साल के जेल की नौकरी में, कार्यकाल में आज तक एक भी व्यक्ति को ऐसे नहीं देखा। बड़े से बड़े खूनी पठानों को, बड़े से बड़े पहलवानों को मैंने फांसी के फंदे को चूमते हुए देखा है, लेकिन जब भी उनको फांसी हुई वो निराश हो गए, हताश हो गए, उनके बाल सफेद हो गए, उनका चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन ये 3 नौजवान ऐसे अद्भुत थे जिन्होंने हंसते हंसते पूरी ऊर्जा के साथ में फांसी के फंदे को चूमा। ऐसा दूसरा नजारा मैंने अपने 30 साल के कार्यकाल में कभी नहीं देखा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जज्बा था देश के लिए शहादत का। भगत सिंह से जब प्राणनाथ मेहता जो उनके वकील थे, उन्होंने अंतिम इच्छा पूछी तो भगत सिंह ने कहा, प्राणनाथ मेहता मैं अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन शायद इस जन्म में वो संभव नहीं था। मैं जो देश के लिए करना चाहता था प्राणनाथ मेहता, उसका मैं 50,000वां हिस्सा भी नहीं कर पाया हूं। मैं अब जल्दी से शहादत देकर के दोबारा से जन्म लूंगा और दोबारा से जन्म लेकर के फिर से अपना पूरे का पूरा जीवन इस देश के लिए अर्पित कर दूंगा। जब तक अंग्रेज इस देश से चले नहीं जाते मैं जन्म लेता रहूंगा, फांसी के फंदे को चूमता रहूंगा और अपनी शहादत देता रहूंगा। इस तरह का जज्बा भगत सिंह में था। और 23 मार्च को शाम के समय में जब भगत सिंह को फांसी दी गई तो देखिए अंग्रेज सरकार उस समय में कितनी ज्यादा डरी हुई थी भगत सिंह और उसके साथी क्रांतिकारियों से। अंग्रेज सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनकी डेड बॉडीज को उनके परिवार को सौंप दे। उन्होंने क्या किया कि जेल के आगे तो बहुत ज्यादा तादाद में भीड़ थी, हजारों की तादाद में लोग थे। पीछे की दीवार को, जो जेल की पीछे की दीवार थी, उसको गैरकानूनी रूप से तोड़ा गया और जो कूड़ा ढोने वाली लारी होती है जेल में, उसमें जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की डेड बॉडीज को रखा गया और उनके टुकड़े टुकड़े किए गए। उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया उनकी डेड बॉडीज को, और उसके बाद उनको बोरियों में भर के हुसैनीवाला में रावी नदी के तट पर मिट्टी का तेल डाल करके उनको जलाने का प्रयास किया। और जब आसपास के लोगों ने देखा कि यहाँ पर कुछ जलाया जा रहा है और जलाने वाले अंग्रेज हैं, तो उनकी शंका बढ़ी कि हो ना हो ये राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह की ही डेड बॉडीज हो सकती हैं, और वो हंगामा करने लगे। तो अधजले शवों को रावी नदी में बहा करके अंग्रेज वहां से भाग निकले और उसके बाद उन अधजले शवों के टुकड़ों को इकट्ठा करके देश के लोगों ने पूरे विधि विधान के साथ में अगले दिन रावी नदी के तट पर इन तीनों क्रांतिकारियों का अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है ना कि दिला दी हमें आजादी, बगैर खड़ग बगैर ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस देश को आजादी बगैर खड़ग और बगैर ढाल के नहीं मिली, उसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की डेड बॉडीज के छोटे छोटे टुकड़े शामिल हैं। और उम्र क्या थी, महज 23 साल की उम्र में उस नौजवान ने इतना बड़ा काम किया कि अंग्रेजों की चूल्हे तक हिल गई थी। अंग्रेज इतना साहस तक नहीं जुटा पाए कि उस नौजवान की डेड बॉडीज को भी, नौजवानों की डेड बॉडीज को भी उनके परिवारों के हवाले कर सके। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा लेवल भगत सिंह की बलिदान का, उनकी शहादत का रहा होगा कि इंग्लैंड से लेकर के और भारत तक की जो समय की अंग्रेजों की सरकार थी वो पूरे तरीके से उस समय हिली हुई थी। 1931 में भगत सिंह को फांसी दी जाती है और 1935 में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है अंग्रेजों की, उन्होंने एक रिपोर्ट सरकार को दी और वो रिपोर्ट में ये कहते हैं कि आज देश में भगत सिंह गांधी से ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। हर 22 से 23 साल का नौजवान जेब में भगत सिंह की फोटो लेकर के घूम रहा है और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। बहुत बड़े चिंतक थे भगत सिंह, हंसते हंसते अपने सारे सपनों को राष्ट्र के लिए कुर्बान कर दिया। और भगत सिंह सिख परंपराओं में भी विश्वास रखते थे और उनकी जो दादी थी जया कौर, वो चाहती थी कि भगत सिंह कभी भी अपने केस न कटवाएं। लेकिन जब सांड्रस का वध किया तो भगत सिंह को अपने केस कटवाने पड़े निकलने के लिए। और भगत सिंह के एक साथी थे, जब भगत सिंह जेल में बंद थे तब वो भी जेल में बंद थे, उनका नाम था सरदार रणधीर सिंह। और जब सरदार रणधीर सिंह के बारे में भगत सिंह को पता चला कि वो इसी जेल में बंद हैं, तो भगत सिंह ने फैसला किया कि वो अपने साथी सरदार रणधीर सिंह से मिलेंगे और उन्होंने सरदार रणधीर सिंह से मिलने की प्रार्थना की। तो सरदार रणधीर सिंह को जब पता चला, क्योंकि सरदार रणधीर सिंह अपने आप को कट्टर सिख मानते थे, कि भगत सिंह ने केस कटवा लिए हैं, तो सरदार रणधीर सिंह ने मिलने से मना कर दिया कि तुमने सिख धर्म का त्याग कर दिया है, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। तो उसके बाद भगत सिंह एक पत्र लिखते हैं सरदार रणधीर सिंह को, और भगत सिंह लिखते हैं कि सरदार रणधीर सिंह, मैं अपने गुरुओं की देश और धर्म के लिए अंग अंग कटवाने की परंपरा का कायल हूं। आज तो मैंने केस ही कटवाए हैं, लेकिन ये केस मैंने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं कटवाए,
रणधीर सिंह, ये केस मैंने देश के लिए काम करने के लिए कटवाए हैं, समाज के लिए काम करने के लिए कटवाए हैं, राष्ट्र की भावना से उत्प्रोत होकर के कटवाए हैं। और तुम देखना रणधीर सिंह, आज तो मैंने केवल एक केस कटवाए हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं देश के लिए अपनी गर्दन तक कटवा दूंगा, क्योंकि मैं सिख धर्म की अंग अंग कटवाने की परंपराओं का पालन करने वाला व्यक्ति हूं। मैं तो अपनी शहादत देकर के चला जाऊंगा रणधीर सिंह, और मुझे उसका अफसोस भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं खुद स्वयं ऐसा चाहता हूं। लेकिन मुझे अपने एक दोस्त की तंग मानसिकता का हमेशा मलाल रहेगा, ये कहकर के उन्होंने सरदार रणधीर सिंह को पत्र लिखा था। तो भगत सिंह एक बहुत बड़े चिंतक थे, एक बहुत बड़े विचारक थे, और मैं समझता हूं कि ऐसे क्रांतिकारियों की वजह से ही हमारा आज विद्यमान है। और मैं अक्सर 4 पंक्तियां कहा करता हूं इस संबंध में कि दिला दी हमें आजादी देकर अपनी कुर्बानियां, धन्य थी तुम्हारी जवानी, धन्य थी जननियां, तुम अगर यूं राष्ट्रहित में अपनी कुर्बानी नहीं देते, अपनी जान नहीं गवाते, तो एक गांधी के 1000 गांधी भी भारत को आजाद नहीं करवा पाते। तो ये जो अहिंसा का चोंगा फैलाया जाता है आजादी को, कि अहिंसा के बलबूते पर धरने करने से आजादी मिल गई, ऐसा नहीं है। 6 लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों ने अपने आप को राष्ट्र रूपी हवन कुंड में आहुत किया था। खून की नदी के सैलाब के ऊपर तैर कर के हमारा आज आया है, जिसमें लाखों लोगों ने अपना कल कुर्बान किया था, इसलिए ताकि आज हमारा बेहतर हो सके। उनमें भगत सिंह का पूरा परिवार शामिल था। मैं सरदार भगत सिंह को शत शत नमन करता हूँ। भगत सिंह बहुत बड़े पुस्तक प्रेमी थे, पुस्तकों का स्वाध्याय करते थे, उनको पढ़ा करते थे। उनके पूरा जीवन राष्ट्र के लिए अर्पित रहा, और उन्होंने अपने जीवन में एक पल भी बगैर किसी बात की परवाह किए अपने आप को राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया। आप भी भगत सिंह से जुड़े हुए साहित्य को पढ़िए, आपको सच पता चलेगा। उन क्रांतिकारियों के सच को हिंदुस्तान में छुपा दिया गया, लेकिन हंसराज रहबर, MM जुनेजा और प्रोफेसर चमन सिंह जैसे इतिहासकार हैं जिन्होंने भगत सिंह के ऊपर विस्तार पूर्वक शोध किया है। और भगत सिंह एक ज्वलंत इतिहास, हंसराज रहबर की बहुत शानदार पुस्तक है, आप इसको पढ़िए। भगत सिंह के विचारों के बारे में आपको पता चलेगा कि भगत सिंह एक सामान्य क्रांतिकारी नहीं थे, वो बहुत बड़े चिंतक थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, वर्तमान व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, और भविष्य में व्यवस्थाओं का स्वरूप क्या होने वाला है। अगर वो आज़ादी भारत को मिली जो गांधी चाहते हैं, वो आज़ादी भारत को मिली जो नेहरू चाहते हैं, तो उसके बाद भारत का स्वरूप क्या होगा। भगत सिंह ऐसा कहा करते थे कि अगर गांधी की आज़ादी की हम बात करें तो केवल सत्ता परिवर्तन होगा, गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, सत्ता के ऊपर काले अंग्रेज आकर के बैठ जाएंगे, लेकिन व्यवस्था पूरे तरीके से जब तक नहीं बदलेगी तब तक सही मायने में भारत के मजदूर को, भारत के किसान को और भारत के आम लोगों को उनका अधिकार ठीक तरीके से नहीं मिल पाएगा। ये भगत सिंह के विचार थे। 23 साल की उम्र में एक नौजवान इतना ज्यादा सोच सकता है, इतना व्यापक सोच सकता है, इतना बड़ा सोच सकता है, इतने बड़े काम कर सकता है कि उस समय की तत्कालीन सबसे बड़ी सरकार को बुरे तरीके से हिला करके रख दे। ये अगर आपको कहीं पर देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, तो ऐसी ही पुस्तकों में मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस पुस्तक को पढ़िए, ये पुस्तक आपको बहुत आनंद देगी। जिन लोगों की वजह से आपका आज कायम है, जिन लोगों की वजह से आपके बच्चों का कल कायम होने वाला है, वही ये लोग हैं जिन्होंने बगैर अपने जीवन की परवाह किए, बगैर उफ तक किए, अपने शरीर के एक एक अंग को हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कटवा दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। जय हिंद, जय भारत।